बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और आपने बहुत अच्छा और पुरसुकून वीकेंड जो है गुजारा होगा, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और आपके वीक का अच्छा सा आगाज़ करने के लिए एक्सप्रेसो आ चुका है। और जनाब आज भी बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास जो हमने आपके साथ शेयर भी करनी है और जिन पर डिस्कशन भी करनी है। सबसे पहले थोड़ी सी बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बारिश जो है रहमत के साथ साथ बहुत सारी जगहों पर जहमत भी बन रही है। अगर बात कर लें ख़ास तौर पर, क्योंकि कुछ पिछले दिनों में लाहौर जो है वो डूबा हुआ था, लेकिन बड़ी अच्छी एफर्ट्स थी, इंतज़ामिया हमें हरकत में दिखाई दी और मेन रोड्स जो थी वो उसी दिन चंद ही घंटों में क्लियर कर ली गई। हालांकि 44 ईयर्स का जो रिकॉर्ड था वो टूटा था बारिश का लाहौर में, लेकिन जो इंतज़ामात थे वो बेहतर थे। हमने देखा कि जो वासा है और इंतज़ामिया है वो सड़कों पर भी नज़र आई। बहुत सी जगहों पर पानी खड़ा भी हुआ है, जो अंदरून जो गलियाँ मोहल्ले हैं वहाँ पर। लेकिन अब अगर ज़रा कराची की बात कर लें जनाब, तो बारिश के बाद कराची पानी पानी हो गया है और शहर की जो बेशतर सड़कें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और बरसाती पानी जो है वो नेशनल स्टेडियम में भी दाखिल हो गया। स्टेडियम के तरफ पानी के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। जबकि बात करें गुलशन इकबाल की, तो वहाँ भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश आईं और बताया यही जा रहा है आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और जो कराची की सूरत हाल है वो अभी से ही हमारे सामने है कि 46 जो है सबसे ज़्यादा मिलीमीटर 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और उसके बाद जो पानी की सूरत हाल है वो आप ये जो विजुअल्स चल रहे हैं में कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगी कि किस तरह से कराची बुरी तरीके से डूब गया। अगर बात करें तो नॉर्मल रूटीन में, ये तो मॉनसून का हैवी स्पेल है, नॉर्मल रूटीन की जो बारिश होती है उसके बाद भी कराची की सूरत हाल अबतर होती है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कुछ होश कर ले हमेशा की तरह। और हमेशा बात ये की जाती है कि जो नाले हैं उनकी सफाई मुकम्मल कर ली गई है मॉनसून से कबल और अब किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, सफाई के इंतजाम बेहतर है। लेकिन हाल फिर वही हो जाता है। ये आप ज़रा देखिए, ये कराची के मनाजिर हैं, किस तरीके से गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और ये कोई मेन रोड है जिसके ऊपर पानी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई नदी है जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। जनाब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है और कराची यहाँ बारिश में डूब चुका है। ये सूरत हाल दिखाई दे रही है। आगे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अगले 2 रोज़ में जब शदीद मज़ीद बारिश होगी तो फिर कराची की सूरत हाल क्या बनेगी, ये विजुअल ज़रा देखिएगा। और जनाब कराची की सूरत हाल ये रही। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो तूफ़ानी बारिशों से वहाँ भी तबाही है और मज़ीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ग्लेशियर फटने से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। और अगर बात करें उसी महांडरी पुल की, तो वो बह जाने से शारा कागान जो है वो बंद है अभी तक और रास्ता जो है वो बहाल नहीं किया जा सका। और वहाँ पर बड़े ज़्यादा सयाह हैं जो फंस गए हैं। ऑल्दो वहाँ की जो मकामी आबादी है उनको काफ़ी हेल्प आउट कर रही है, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए मुश्तरका खाना जो है वहाँ पर सड़कों पर ही बनाया जा रहा है। लेकिन आप एहतियात कीजिए, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करने से गुरेज कीजिए। ग्लेशियर्स जो है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, राब्ता सड़कें जो हैं वो टूट गई हैं, राब्ता पुल जो हैं वो टूट गए हैं और उनकी बहाली में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो एहतियात कीजिए। और नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पर ट्रैवल जब तक ये मानसून का स्पेल चल रहा है तो ना कीजिए, ज़रा बेहतर ही होगा। और ये तो थी मौसम की सारी सूरत हाल। तो जनाब आज अगर बात करें तो मकबूजा कश्मीर पर जो भारत है उसके गैर कानूनी तसल्लुत को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसी पर हम बात करते हैं और बड़ी खबर में जनाब 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था और मुजाहिरों के डर से पूरी वादी को लॉकडाउन कर दिया गया। लाखों मासूम कश्मीरियों को घरों में महसूर किया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। बच्चों को तालीम हासिल करने से रोक दिया गया, बुजुर्गों के लिए अद्वियात बंद कर दी गई, खाना पानी और ज़रूरी अशिया की तरसील मुअत्तल कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, दुनिया से राबते मुनक़ता कर दिए गए, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला भी
जारी है और नाम नहाद फौजी ऑपरेशंस, पैलेट गन का इस्तेमाल, जबरी गुमशुदगियाँ और इज्तिमाई सज़ाओं जैसे जो मज़मूम हरबे हैं और हथकंडे सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 5 सालों में सैकड़ों मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया है, ख़वातीन के सुहाग उजाड़ दिए गए, बच्चों को यतीम कर दिया गया, दहशतगर्दी समेत कई सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं, हज़ारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों को अब अक़लियत में तब्दील करने के लिए हिंदुस्तानियों को बसाने की मज़मूम कोशिश की गई है और भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अब नई सनती अराज़ी अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत जो भारतीय सरमायाकार हैं उनको तरजीही बुनियादों पर जम्मू कश्मीर में ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। और अगर बात करें इस पॉलिसी की तो इसके तहत 4000 करोड़ रुपए की कम से कम सरमायाकारी वाले सरमायाकारों को भी ज़मीन मिलेगी। और नई सनती अराज़ी अलॉटमेंट पॉलिसी ने मुकामी सरमायाकारों और ताजरों को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि अब वो जो मकामी सतह है उस पर सनतें लगाने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, जबकि जो भारतीय सरमायाकार हैं उनकी जगह ले लेंगे अब वो। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में मुकीम मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद समेत 2 कश्मीरियों की जायदाद कुर्क कर ली है और इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बेरोज़गारी उरूज पर है। हर गुजरते दिन के साथ गुर्बत में इजाफा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में ख़त गुर्बत 49% की ख़तरनाक हद को छू रही है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। आवाम गुर्बत के बायस खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। मकबूजा कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह 23% हो गई है और कश्मीर के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में गूंज नामी एक नगमा जारी किया है। तुम काश ना अपने लब सीते। जनाब, भारत मुसलसल कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने में कोशिश है, मगर भारत ये याद रखे कि मकबूजा कश्मीर के भाइयों को तन्हा समझने की हमाकत ना करे, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ थे, साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और पाकिस्तान हर फोरम पर मजलूम कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। मकबूजा कश्मीर पर 5 साला भारतीय मुहासरे के दौरान कश्मीरियों पर क्या क़यामत गुजरी और आगे क्या होगा, इन इम्कानात और मुमकिनात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम शाह, हुर्रियत रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैडम, मकबूजा कश्मीर पर अगर बात करें तो 5 साल हो चुके हैं गैर कानूनी तसल्लुत को, गैर आइनी कब्जे को, आज भी भारतीय तसल्लुत जारी है। इस पर आप क्या कहेंगी और ये कि आपका कोई राब्ता है कश्मीर में, वहाँ क्या हालात हैं? देखिए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें इस वक्त एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। वादी की जो सूरत हाल है वो गंभीर है, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर ये जो हमारे लिखने पढ़ने वाले वहाँ के थिंक टैंक्स जो है, जो एनालाइज करते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं कि अगर ज़मीन पर उन्होंने मोदी ने कब्ज़ा जमाने के लिए लाखों की तादाद में फौजें भेजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सबसे बड़ी बात है मोदी के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि 1000 साल तक के लिए कश्मीर के दिलों में वो नफरत बोई है, वो इतना दूर हो चुके हैं कि अब वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जिन पर कभी भारत एतमाद करता था, वो उनसे दूर हो चुकी है, वो उन पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। और इस इलेक्शन में आप लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला है जो उनके लिए, और उनको फिर अलाई बनानी पड़ी है, लेकिन फिर भी वादी में उन्हें शिकस्त हुई है। तो हालात मुश्किल तरीन है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी और गैर आइनी कब्जे को 5 साल हो चुके हैं। हर साल हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल भी मना रहे हैं। शमीम शाह साहिबा हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। शमीम शाह साहिबा, जिस तरह से भी हमने बात की और मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम भी साथ है, हुकूमत भी, और अभी हमने सुना नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम भी गुफ्तगू कर रहे थे, सागदार साहब भी बात कर रहे थे। इसमें वैसे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत और जो अवाम है उसकी सियासी, अखलाकी और सफारती सपोर्ट कश्मीरियों के साथ है। और हर साल जिस तरह से मैंने कहा कि 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल भी हम मनाते हैं, लेकिन इसके कोई नताइज सामने नहीं आते। हमें आपके ख्याल में क्या ऐसा करना होगा वाज़े तौर पर जिससे कश्मीरियों के लिए कम से कम कोई उम्मीद की किरण तो नजर आए? देखिए, 2 चीज़ें बहुत अहम है इस वक्त दुनिया में। जो पावर कॉरिडोर्स है, इनमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे हैं जहाँ पर हमारी करारदादें हैं, उन पर जोर देने के लिए हमें कंसेंसस करना ज़रूरी है। जैसे OIC का नाम लिया है,
इसहाक डार साहब ने कि OIC का जो प्लेटफॉर्म है 52 कंट्रीज है, अगर वहाँ कंसेंसस एक हो जाता है और वहाँ से एक करारदाद यूनाइटेड नेशन पे मूव की जाती है, जैसे साउथ अफ्रीका ने इनके लिए, गजा के लिए, फलस्तीन के लिए किए, तो हमारे नताइज बहुत अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन एक अहम बात है, यूनाइटेड नेशंस के अपनी जो 2 रिपोर्ट्स आई ह्यूमन राइट्स पर 2019 और 2018 की, वो भी हिंदुस्तान को बेनकाब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने उसको उन रिपोर्ट्स को उस तरह से एक्सपोज नहीं किया है। मुझे आई एम सॉरी टू, पाकिस्तान के मीडिया पर उन रिपोर्ट्स के बारे में वो डिस्कशंस नहीं हुई है जिस तरह से। अगर आप देखेंगे जब 2018 की करारदाद आई है तो इंडियन कॉरपोरेट मीडिया ने उसको इतना उछाला है और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के जो मातहत इदारे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन को थानेदार का लक़ब दे दिया उस कमीशन के दौरान ही कि आप थानेदार बनने की कोशिश ना करें, हम इन रिपोर्ट्स की डिनाई करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इजाज़त नहीं दी है कि कोई भी इदारा, कोई भी इंटरनेशनल फोरम, इंडिपेंडेंट फोरम कश्मीर के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा ले। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है करने की कि आज़ाद कश्मीर का जो खत्ता है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए वह भी आपको हक़ खुद इरादत के तहत करार, ये जो वोट दे रहा है, लोग को एक राइट दे रहा है, उनको भी वो हक है। तो हमने आज़ाद कश्मीर में बताना है इन तमाम इदारों को, दुनिया को ये दिखाना है कि एक खत्ते में जो हिंदुस्तान के ज़ेर असर है वह लाखों के तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, शहीद किए गए हैं, घरों को नेस्त नाबूद किया गया, प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया है। और यहाँ तक कि हिंदुस्तान इस वक्त उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भारत से गैर रियासती बाशिंदों को वह बसा रहा है। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ वो रियासत के 3 हिस्से करने के लिए उन्होंने पहले लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया और मकबूजा रियासत को और जम्मू को मिलाकर अब जम्मू को अलग करने की साजिश हो रही है। इसको बेनकाब करना है कि वहाँ की जो मुस्लिम बेल्ट है उसको अलग करके वहाँ पर टेररिज्म के नाम पर जम्मू कलीद प्रोग्राम एक है, उसके तहत वहाँ से मुसलमानों को बेदखल किया जाएगा और इस जम्मू को कांगड़ा हिमाचल का एक इलाका है उसके साथ मिलाकर जम्मू को ग्रेटर ऑटोनॉमी और यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा और फिर वादी को अलग थलग किया जाएगा। वहाँ लाखों के करीब लोग बुलाए जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि यहाँ पर हम लोगों को यह हक दे कि वहाँ के खुददारत के लिए अपना वोट दे दे। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत है, आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है उसको एक्सप्लोर करना है, लोगों को दिखाना है कि 70 साल से यहाँ पर कितना काम हुआ है और 70 साल के दौरान हिंदुस्तान ने कश्मीर के हुकूक किस तरह से पामाल किया है। ये डिफरेंस जो है, ये चेहरा जो है हिंदुस्तान का बेनकाब करना है। हिंदुस्तान की मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान को अपनी जो ये हजमनी है हिंदुस्तान के प्लान को इस खत्ते में कश्मीर में ये जो सारा प्रोग्राम जो BJP का है उसमें सबसे ज्यादा काम इंडिया के कॉरपोरेट मीडिया ने किया है। उनकी पॉलिसी के तहत वो मीडिया चलता है, जो भी वो बताते मीडिया वही दिखाता है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को इसी तरह से काम करना पड़ेगा कि भारत के हर कदम को, अब अभी देखिएगा आपने सूरत हाल पूछी है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है। एक तरफ से इस्तेसाल है, दूसरी तरफ से इंतकाम है। 1990 में जिन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए जदोजहद की है उनकी तीसरी नस्लों को जॉब नहीं दी जा रही है और जिनके पास जॉब से उनको जॉब से निकाला जा रहा है। बिल्कुल सही, ये यहाँ पर यही पॉइंट है शमीम साहिबा कि जिस तरह से अपना तसल्लुत जो है वो मजबूत कर रहा है भारत, और जिस तरीके से अगर हम बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट भी कह रही है कि 49% की खतरनाक हद को गुर्बत छू रही है मकबूजा कश्मीर में, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं, बेरोजगारी की शरह जो है वो 23% हो गई है। इस सारी सूरत हाल में ये जो नई सनती अराज़ी अलॉटमेंट पॉलिसी है उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, सनती पॉलिसी किस जमीन पर हो रही है, वो तो ऐसा डेजर्ट नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड है। कश्मीर की तमाम जो हमारी जो
बड़ी सी सूरत हाल है जिसको इकोनॉमी आप कहते हैं, वो ज़्यादा इंहिसार। हमारा 3 जो सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और हमारा टूरिज्म है। टूरिज्म के नाम पर उन्होंने तबाही ये मचाई है कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा के ज़रिए जो हैवी डिप्लॉयमेंट, आर्मी डिप्लॉयमेंट है, वो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वहाँ आर्मी भी लाई है। और ग्लेशियर जो आप अभी अभी अपनी रिपोर्ट पे कह रहे थे, ग्लेशियर्स पिघल रहे, वो किस वजह से पिघल रहे कि लद्दाख में रोज़ाना जब 3 हैवी हेलीकॉप्टर्स लैंड करते और आते जाते, उससे उस एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचता है कि इस वक्त पूरी रियासत का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, जो चेंज हो रहा है, शदीद गर्मी है। वो उस वजह से है कि 14,000 के करीब रोज साल में यात्रियों को इजाज़त होती थी। खुद इंडिया 1990 से लेके तकरीबन ये मेरी ज़िंदगी में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने अभी अभी सुना है कि 14,000 के करीब लोगों को साल में वो आते थे और अमरनाथ यात्रा करके चले जाते थे। दिन में तकरीबन 500-600 के करीब लोग आते थे, लेकिन अब लाखों की तादाद में 14 लाख लोग जब अमरनाथ एक छोटी हिस्से में पहलगाम के रास्ते से गुजरते हैं, अब देखिए वो कचरा जो है वो जो वहां से मोमेंट है, उस मोमेंट से उस एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है कि ग्लेशियर्स तबाह हो रहे। वो जो वहाँ पर शिवलिंग है उसको नुकसान, उनको अपनी उस जो उनकी जिस यात्रा के लिए वो जाते हैं, जो उनका वहाँ पर रिलीजियस एक सिंबल है एक शिव का, वो भी मुतासिर हो रहा है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि हिंदुस्तान से तमाम जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, जो ब्यूरोक्रेट का जो पोस्ट है, उन पर हिंदुस्तानियों को बिठाया गया है। कश्मीर के जो 22 डिविजनल ऑफिसर्स है, जैसे डिप्टी कमिश्नर है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स है, वो सारे हिंदुस्तान से लाए गए। सिर्फ 5 कश्मीरी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बढ़ गई है। मैडम जाते जाते वक्त सेगमेंट का खत्म हो गया है, अगर आप कुछ बात कर लें कि इस्लामी ममालिक का इस हवाले से जो इक़दामात हैं, या फिर अगर हम इसको कंपेयर कर लें, इस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल तकरीबन एक ही जैसी है, मुसलमान ज़ेर-ए-ताब हैं, तो जो इस वक्त दुनिया और इस्लामी ममालिक के इक़दामात हैं उनसे आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, उस पर क्या कहेंगी क्विकली? देखिए, आई एम सॉरी, OIC को जो किरदार अदा करना चाहे था उस पर सबसे ज़्यादा अहम है सऊदी अरबिया है, कतर है, EU है और दूसरे मुमालिक है। अगर वो इस वक्त स्टैंड ले, माली मदद के बगैर, हमें इस वक्त गजा की माली मदद के बगैर हमें उनके लिए वही स्टैंड लेना है जो इस वक्त अमेरिका यूक्रेन के लिए और इसराइल के लिए दे रहा है। ठीक, उन्होंने अपने तमाम जो वसाइल है फराहम किए इसराइल की, वो जो गलत है, इंसानी हुकूक की पामाली नहीं हो रही है, कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ भी वो इस वक्त इसराइल की मदद करे। तो वाई OIC को सामने आना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीम शाल साहिबा, हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत है, बल्कि अब तक सूरत हाल है, उस पर हम बात कर रहे हैं, तो वो यही कह रही थी कि एक्सपोज करना, भारत का असली चेहरा दुनिया को दिखाना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। तलबा के जो मुतालबात थे वो मंजूरी के लिए एक बार फिर से अब सड़कों पर निकल आए हैं और तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए अब सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर दिया। और दारुल हुकूमत ढाका की बात की जाए तो उस समेत कई शहरों में हुकूमत के खिलाफ की मुजाहिरे जारी हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें और तसादुम चल रहे हैं। इस दौरान कई अफराद हलाक हुए हैं, मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जबकि इन्हीं मुजाहिरों के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस भी बंद है। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो शेख हसीना वाजिद है, उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले जो तलबा हैं उनको दहशतगर्द करार दे दिया है। शेख हसीना वाजिद ये कहती हैं कि शहरियों से कि दहशतगर्दों का सख्ती से मुकाबला करें। और बांग्लादेश में गुज़िश्ता माह कोटा सिस्टम के खिलाफ अगर हम बात करें तो उस वक्त पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो शुरू हुआ और 200
से ज़्यादा मुजाहिरीन इसमें हलाक हुए थे। और एक ये तरीका है तहरीक शुरू करके एहतजाज करने का, और एक और बड़ा डिफरेंट तरीका है वो भी सामने आया रोड्स पर ग्राफिटी के ज़रिए। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स, ये भी वहीं है, वहीं एहतजाज किया जा रहा है और ये पुरअमन एहतजाज की एक किस्म है। मेरे ख्याल से इस तरह का एहतजाज बेहतर है न कि वो एहतजाज जिसमें बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं और आपकी स्टेट को नुकसान पहुंच रहा है। तो बांग्लादेश में ही ये रोड ग्राफिटी के ज़रिए एहतजाज जो है वो भी किया जा रहा है और इस तरीके से भी बताया जा रहा है कि एहतजाज किया जा रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हम कुछ ही देर में वापस आएंगे। बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आगाज़ में हमने मौसम का कुछ जिक्र किया था, तो हमने कहा ज़रा डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मानसून का हैवी स्पेल चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुका है। उस वजह से मूसलाधार बारिशें जारी हैं। बारिश कहीं पर रहमत, कहीं पर रहमत है। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से नशेब इलाके डूब गए हैं और जहाँ मौसम खुशगवार हुआ है कराची में बारिश से, वहीं सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। सारी सूरत हाल क्या बन रही है, आगे कब तक बारिशें होनी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो स्पेल चल रहा है ये आखिरी स्पेल है मानसून का या इसके बाद भी है कोई स्पेल? देखिए, ये तो अभी जो मानसून का स्पेल है और ये बड़ा स्पेल है और ये बे ऑफ बंगाल से सिस्टम बन के आया है। तो ये पहला सिस्टम है जो इस साल का जो किसी समुद्र में बना है। और वरना ये होता है पहली जो है मगरबी हवाओं के तहत बारिशें होती हैं, लेकिन वो उसमें से इतनी मिकदार में और इतनी शिद्दत में और इतना बड़ा फैलाव नहीं था। तो अब ये चल रहा है, तो ये अभी कल तक इसकी तो रहेगा इन इलाकों में। उसके बाद ये कि अभी तो ये 30 सितंबर तक, अभी तो 2 महीने बाकी हैं तकरीबन। तो ये मानसून का जो पीरियड होता है 1 जुलाई से लेकर एंड ऑफ सितंबर तक होता है। तो अभी तो इसमें से है, लेकिन ख़ास तौर पे जो है अभी 30-35 दिन तो इसके जो मेन है मानसून के वो हैं। तो अगस्त का महीना तो पूरा जो होता है मानसून के कोर पीरियड होता है, तो उसमें तो अभी तो सिलसिले आएंगे और इसमें से बारिशें जो हैं, जैसे इस साल की हमारी पूरे सीजन की प्रेडिक्शन थी कि जो हमारा साउथ पंजाब और सिंध में जो है बारिशें नॉर्मल से ज़्यादा होगी और नॉर्थ ईस्ट पंजाब जो है कश्मीर और उनमें भी ज़्यादा होंगी। तो वो अभी भी नॉर्मल से ज़्यादा होगी। अभी आने वाले दिनों में अच्छे और बल्कि थोड़े खतरनाक स्पेल भी एक्सपेक्टेड है अगस्त में। तो शाहिद साहब, इंटीरियर सिंध के हवाले से भी बता दें, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर भी शदीद बारिशों ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। जी बिल्कुल, देखें ये नवाबशाह और बाकी लाड़काना और दूसरों में जितनी उनकी बारिश एक महीने की होती है वो उतनी तकरीबन एक दिन में होगी। अगस्त के महीने की जितनी बारिशें हैं इस स्पेल में अक्सर शहरों में वो पूरे अगस्त के महीने की जितनी बारिशें उससे ज़्यादा बारिशें स्पेल में हो गई हैं। और अभी भी एक्सपेक्टेड है, जिस तरह 2022 में बेतहाशा बारिशें, इस साल भी बारिशें जो है नॉर्मल से ज़्यादा हैं। शायद साहब, इस हवाले से एनडीएमए और जो दीगर महकमे हैं उनको बर वक्त आगाह कर दिया गया है? जी, उनको तो हमने ये तो मई के एंड पे और जून के शुरू में ये फोरकास्ट हमने सीजनल दे दी थी और वो सारे जो अदारे हैं उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेज भी कर ली थी, सबको अलर्ट भी कर दिया था। अपने जो उनके स्टॉक्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रेस्क्यू के और रिहेबिलिटेशन के वो भी उन्होंने शिफ्ट कर दिए थे और उनकी पूरी तैयारी है और कोऑर्डिनेशन में। और यहाँ तक कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी क्लाइमेटी या सिवियरिटी बनती है तो साथ वाले डिस्ट्रिक्ट को भी उन्होंने कहा है कि वो उधर फौरी तौर पे जो सामान को उधर शिफ्ट करें। जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब, सेगमेंट का वक्त हमारा खत्म हो गया। जिस तरह से अभी हम अलर्ट कर रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक होनहार तालिब इल्म अब्दुल राफे से, जिन्होंने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और कुछ रोज़ कबल हमने मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी ओलंपियाड के होनहार बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाई थी, जिन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स हासिल किए थे। और अब केमिस्ट्री जैसे मुश्किल साइंसी मजमून में भी जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है उन्होंने कमाल कर दिखाया। इसलिए आज हमने उन्हें मदऊ किया, हमने कहा आपकी उनसे भी मुलाकात
मुलाकात करवाते हैं। तो जनाब आलमी केमिस्ट्री ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो होनहार तालिब इल्म अब्दुर्राफ़े हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके जो कोच हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मोहम्मद खान वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्राफ़े, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बताइए कैसा लग रहा है? एक तो इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री जिसमें वैसे ही पढ़ने में बच्चों को दिक्कत पेश आती है और आपने उसमें इतनी बड़ी अचीवमेंट, कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मेरे टीचर्स ने काफ़ी हमारे ऊपर काम करवाया था, तो लाइक आई एम फीलिंग गुड कि फाइनली उनकी जो एफर्ट्स थी वो मैंने उनके एफर्ट्स हम लेके आ गई, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो अब्दुर्राफ़े ये बताएं कि किस ग्रेड में आप पढ़ते हैं और क्या फेवरेट सब्जेक्ट भी आपका केमिस्ट्री ही है? जी मैं A-levels मैंने कंप्लीट किया है कराची गवर्नमेंट स्कूल से, और नहीं मेरा जो लाइक इस ओलंपियाड से पहले मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री नहीं था, बल्कि मेरा लाइक केमिस्ट्री जो था मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था अच्छा। मैथ एंड फिजिक्स। लेकिन मैं केमिस्ट्री इसलिए मैंने चूज किया ताकि आई वांट टू चैलेंज माय सेल्फ, और मैं ये टेस्ट करना चाह रहा था कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अब ये हो गया कि मेरा केमिस्ट्री मेरा काफी स्ट्रांग हो गया, और जबकि बाकी सब्जेक्ट में थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो अब इस ओलंपियाड के बाद हो गया है केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट के नहीं, अभी भी नहीं? जी अब केमिस्ट्री मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से काफी स्ट्रांग हो गया, और मैंने अब ये इंशाल्लाह मैंने इरादा किया कि मैं बैचलर्स और मेरे जो मास्टर्स तक में इंशाल्लाह PhD करनी है केमिस्ट्री। ठीक है, आपके कोच भी साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है कि आपके स्टूडेंट ने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो ली है, और मतलब इतना बड़ा ओलंपियाड और उसमें जाकर मेडल हासिल करना, आप कैसा फील कर रहे हैं? ये मेहनत रंग लाई है। हमने इनके साथ 1 साल तक तकरीबन जो है इनके साथ मेहनत की, और इसमें मेरे जो डिप्टी वो हैं डॉक्टर रजा शाह, उनकी मेहनत, हमारे दूसरे टीचर्स की मेहनत, और इसके अलावा जो है हमारा जो ये प्रोग्राम है स्टैम कैरियर प्रोग्राम के तहत हम करते हैं, जो कि जॉइंट वेंचर है HEC और प्यास का, और इसका जो केमिस्ट्री का मुकाबला के लिए पाकिस्तान से बच्चों को बुलाते हैं, वो हम कराची में बुलाते हैं HEC रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में, और वहाँ हम इन्हें 1 साल तक तकरीबन ट्रेन करते हैं, और उसके बाद जो है फिर उनमें पहले हजारों होते हैं, हजारों में से 50 होते हैं, 50 में से 10 से 15 होते हैं, फिर 10 से 15 में से 4 बच्चे रह जाते हैं कि जो कि हमारे जो है चैंपियंस होते हैं, पाकिस्तान के चैंपियंस होते हैं, उनको फिर लेके हम जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब्दुर्राफ़े, बिल्कुल वही सवाल आपसे मैं करूंगी कि यहाँ पे तो बच्चों को इतनी मुश्किल होती है, पीरियोडिक टेबल ही दिमाग में नहीं पढ़ रहा होता, ऊपर से गुजर जाता है। आपने इतनी अच्छी तैयारी की और आप माशाल्लाह से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आ गए हैं, तो कोई टिप्स वगैरह देंगे स्टूडेंट्स को? जी तो मेरा यही टिप्स है कि केमिस्ट्री के लिए टीचर का अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर केमिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट वो डेवलप करवाएंगे तो केमिस्ट्री आपको काफ़ी आसान लगेगी और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये नेचर आई थिंक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो नेचर से काफ़ी वेल कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो मेरे टीचर्स है जो NCTC में कैंप थे, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर साद और डॉक्टर डायमंड, मैन नेविश और डॉक्टर फायदा और डॉक्टर शरियात, उन्होंने काफ़ी मेरा केमिस्ट्री में काफ़ी एफर्ट्स करवाए, और मेरे पेरेंट्स से मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं केमिस्ट्री जैसे मुश्किल सब्जेक्ट में मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। तो आई थिंक उनका काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल था मेरी सक्सेस के पीछे। फैमिली और टीचर्स इंडीड बड़ा मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं किसी भी इस तरह की कामयाबी के लिए। अच्छा, मुझे इस तरह कंपटीशन के हवाले से बताइएगा, इस ओलंपियाड के हवाले से जो सऊदी अरब में हुआ, कैसा इवेंट था और किस टाइप के जो कंपटीशंस थे इसमें हुए और कितना चैलेंजिंग था ये? जी तो हमारे बेसिकली 2 हमारे कंपोनेंट होते हैं इस ओलंपियाड के। हमारा 5 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, 5 घंटे हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और इस एग्जाम के बाद जो स्कोर होते हैं वो उसकी बेसिस पे हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हमें दिए जाते हैं। और ये जो ओलंपियाड में क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज को जज करने के अलावा हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसको काफी हद तक हमें जज करते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारी जो नॉलेज होती है उसके लिए हमें MPhil लेवल तक हमें काफी केमिस्ट्री काफी डेप्थ में जाके हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। सही है। अच्छा, और ये भी बताएं कि आपने जिस तरह से बताया कि केमिस्ट्री आपका पहले फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, बाद में आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ जब आपने आपको चैलेंज किया इसके लिए, तो केमिस्ट्री में और ख़ास तौर पे इस तरह की अचीवमेंट के लिए दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है?
जी, तो शुरू में तो मैं मतलब बहुत जैसे जैसे ओलंपियाड करीब आता रहा था, मैंने काफी लाइक इंटेंस पढ़ाई कर ली थी, और जब फाइनल कैंप पे तो मैंने एवरेज लाइक 15 से 16 आवर्स तक भी पढ़ाई की, तो हमारा फाइनल कैंप था। ठीक है, अच्छा, और अब मुझे ये भी बताएं कि आगे क्या इरादा है आपका? क्या आपने कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर तो नहीं बनना या फिर साइंटिस्ट बनना है? क्या प्लान्स हैं? जी, मेरा यही प्लान है कि मैं जो क्या कहते हैं, मेरा केमिस्ट्री में पीएचडी करने का इरादा है। मेरा यही इरादा है कि पाकिस्तान में इस टाइम और ओलंपियाड को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओलंपियाड का भी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और आई थिंक ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 में अभी पढ़ रहा है, उसका साइंस में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक इस टाइम के लिए प्रोग्राम, जिसका नवंबर में इसका ऐड आता है और एनसीपीसी के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जाके इसके बारे में पढ़ सकता है। और ये टेस्ट होता है, मेरा जो पूरा प्रोग्राम था वो पूरा फुली फंडेड था, और मेरे जेब से ₹1 भी नहीं जाता। जो मेरा सारा जो सऊदी अरब की थी उसके जो सारा जो पैसे, तो मेरा आई थिंक सिर्फ ₹1000 ही गए होंगे, जो कि मैंने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थे। इसके अलावा मेरा सारी ट्रिप पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में फुली फंडेड, तो ये काफी अच्छी प्रोग्राम है। और मैं मैसेज देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि आप ओलंपियाड में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और आप भी मेरी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, जी मैं आपकी जानिब भी आ रही थी। एज ए टीचर आप क्या टेक्निक्स बच्चों को पढ़ाएंगे? टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है इस तरह की किसी अचीवमेंट के लिए, और इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स है उनमें पार्टिसिपेट करना किस हद तक मुफीद है एक स्टूडेंट के लिए? जी, इन स्टूडेंट के लिए इसलिए मुफीद है कि ये जो है आगे अपने कैरियर को इसी से जो है बढ़ा सकते हैं। अब जैसे राफे मेरे साथ बैठे हैं, राफे का अभी कल ही जो है सिंगापुर यूनिवर्सिटी में जो है केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ है, और कल ही ये जो है वहाँ के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं इस मौके पर ये जरूर कहूँगा कि HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार और प्यास की इंतजामिया के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और ख़ास तौर पर हम HEC रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री कराची यूनिवर्सिटी जिसकी डायरेक्टर जो है डॉक्टर फरदान शाहीन है, उन्होंने हमें हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये ख्वाब जो है इसकी ताबीर हुई। बिल्कुल सही है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इन दी एंड में चाहूँगी, ये चैलेंजिंग एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत होता है इस तरह के किसी ओलंपियाड या कंपटीशन की तैयारी करना, बतौर टीचर कितना चैलेंजिंग होता है? ख़ासतौर पर जिस तरह से अभी अब्दुर्राफ़ी ने बताया कि वो बच्चा जो एक सब्जेक्ट में वीक हो उसमें उसको इतना स्ट्रांग कर देना, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा देना कि वो जाकर कॉम्पिटिशन में मेडल ही ले आए, तो ये एक उस्ताद के लिए कितना चैलेंजिंग होता है? ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि जो है बात यह है कि हमारा वैसे भी पाकिस्तान का मेयार हर सब्जेक्ट में कमजोर है। तो सबसे पहले तो इन्हें सब्जेक्ट की जो है बेसिक्स को पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद इनको इस लेवल तक ले जाना पड़ता है कि ये बच्चा जो कि ए लेवल का है, और आज इसकी नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि MPhil लेवल को की केमिस्ट्री जानता है। अच्छा, सही है, बिल्कुल बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुर्राफ़े हमारे साथ मौजूद थे, उनके टीचर डॉक्टर खालिद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे कि ये जो कंपटीशंस हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक बच्चे के लिए, इनमें पार्टिसिपेट करना। और इस कंपटीशन में अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें उसके टीचर, उसके कोच और उसकी फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है। और फिर जनाब देखिए वो जाते हैं और पाकिस्तान का नाम, आपका नाम रोशन करके वापस आते हैं। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पता आपको चल गया है कि हम किन की बात करने लगे हैं। जनाब, खूबसूरत अदाकारी से लातादाद किरदारों को अमर करने वाली अदाकारा शमीम आरा को हमसे जुदा हुए 8 बरस बीत गए। शमीम आरा ने 1956 में अपना फ़नी सफ़र फिल्म कवारी बेवा से किया। 60 की दहाई में बनने वाली फिल्म सहेली से ऐसी कामयाबी मिली कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा। तो जनाब, अदाकारी एक तरफ उनकी खूबसूरती के चर्चे थे, तो दूसरी जानिब उनकी शोख चंचल अदाएँ पुरस्कारों में इजाफा करती थी। 1962 में फिल्म कैदी के गीत मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग ने उन्हें एक बार फिर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दहाइयों तक अदाकारी के जौहर दिखाने के बाद शमीम आरा ने फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन के शोबे में किस्मत आजमाई और यहाँ भी कामयाबियाँ समेटी और बहुत से नए चेहरों को मुतारिफ कराया। शमीम आरा अपने फ़नी सफ़र में तो खूब कामयाब रहीं, लेकिन इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार ना गुजरी। शमीम आरा ने गिराकदर खिदमात पर बहुत से एवॉर्ड्स भी अपने नाम किए। दिमाग के शरियान फटने के बाद शमीम आरा कई बरस तक अलील रहीं और फिर 5 अगस्त 2016 को लंदन में
78 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन उनकी यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं। खुदा उन्हें गरी की रहमत करें। इस तरह के फ़नकार सदियों में पैदा हुआ करते हैं। इसी के साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। अब शामिल करेंगे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है आलमी अदब के हवाले से कौन से अहम मुसन्निफ़ीन और किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन ताहिर साहब हमारे साथ हैं और आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि ताहिर साहब ये बताइए कि जो लिटरेचर है ओवरऑल तो दुनिया में इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सकें, और क्लासिक इतना है कि वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम नावल्स तमाम चीज़ें पढ़ सकें। मेरा सवाल ये है कि क्या आप चीदा क्योंकि आप एक ऐसे अदीब हैं जो आप पढ़ने के हवाले से भी बहुत मशहूर हैं, तो कोई नुमाइंदा नावल जो हैं अगर हम कहें कि पूरी दुनिया के या मुख्तलिफ़ खित्तों के या ऐसे नावल जो पाकिस्तानी को बैसियत है, मैं एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि मुझे ज़रूर पढ़ने चाहिए, तो अगर आपको कोई खुलासा करना चाहें कोई ऐसा दुनिया का नुमाइंदा लिटरेचर, आप किस चीज़ को, किन नावलों को समझते हैं और वो अगर हमें बताना चाहें। वक़ात आम तौर पे जो इंटरव्यू सवाल करता है, अक्सर औकात जो जवाब देने वाला होता है वो कहता है ये आपने बेहतरीन सवाल किया। इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहूँगा कि ये आपने बेहतरीन सवाल नहीं किया क्योंकि इसकी वुसअत बहुत है। देखें, ये उसी तरह ही है जिस तरह आप किसी से कहें कि आप सजेस्ट करें कि इस दुनिया में क्या क्या देखना चाहिए। अब वो आप कहाँ से शुरू करेंगे, कौन से मुल्क से शुरू करेंगे। और लिटरेचर भी एक दुनिया है, एक पैरेलल वर्ल्ड है जो अल्लाह ताला ने बनाई है और ये इंसानों ने बनाई है। और यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जो दुनिया है या कायनात है, उसकी तफसीर जो है, उसकी जो तफसील है, उसको जो बयान किया गया है वो लिटरेचर में किया गया है। चुनांचे ज़ाहिर है कि हम अपने खित्ते से शुरू करेंगे। उसमें क्लासिक ऑब्वियसली है, लेकिन चूँकि मुझे मुख्तसर रखना है उसको, तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जो अवलीन सो कॉल्ड नावल है हमारे उर्दू के, तवात नसू और उमराव जान आज़ाद, इनको आप ना पढ़ें तो बेहतर, क्योंकि आपका जहन कहीं का कहीं पहुँच चुका है और आप उनको कंपेयर करेंगे जो क्लासिक हैं वेस्टर्न नावल्स, वो उनके एट पार नहीं आएंगे। और मैं उनको बेसिकली नावल एज सच नहीं समझता। बिगिनिंग थी, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो पायनियर होते हैं वो हमेशा बेस्ट नहीं होते, बल्कि नहीं होते। वो तारीख का एक मोमेंट होता है, उसमें वो शख्स मौजूद होता है और वो जूम में आ जाता है, स्पॉटलाइट में आ जाता है। चुनाचे वो जो दो नावल हैं उनको पढ़ के, बल्कि ये इसलिए आप ज़रूर पढ़ें कि आगाज़ देखें कितना मामूली हुआ था और उसके बाद आज पाकिस्तानी नावल कहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक, चुनांचे आप फौरी तौर पे अगर लम्हे मौजूद में आ जाए तो उसमें ऑब्वियस नाम है जिनमें सर फहरिस्त मेरे समझ में तो बेदी साहब आते हैं और कृष्ण चंद्र आते हैं, मंटो आते हैं, उसके बाद अब्दुल्ला हुसैन है, कुरतुल-ऐन हैदर हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इनिशली, और कुरतुल-ऐन हैदर का आप कोई भी नावल पढ़ सकते हैं। मुझे आखिरी शब के हमसफ़र ज़्यादा पसंद है, आपको शायद चाय के बाद ज़्यादा पसंद आए। अब्दुल्ला की मतलब कि बदनामी की हद तक मशहूर नावल जो है उदास नस्ल है। उसके अलावा नशेब उसका आप देखें या कैद देखें, तो ये तो हम हो गए पाकिस्तान। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप ट्रैवल करते जाएंगे, चलिए तुर्की पहुंच जाते हैं। तुर्की में मेरा फेवरेट है याशार कमाल और ओरहान पामुक। इनको आप पढ़ लीजिए। ओरहान पामुक ख़ास तौर पे माय नेम इज़ रेड, और ओरहान उसका याशार कमाल का नेमत माई रॉक और या विंड्स फ्रॉम द प्लेन्स, ये सब आपको नावल अंग्रेज़ी में मिल जाएंगे। उसके साथ ही अगर आप, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पाकिस्तानी लिटरेचर पे है वो रशियन का है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे राइटर जो थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, उन्होंने आगाज़ किया
रशियन जो ऑथर्स थे उनकी ट्रांसलेशंस, चुनांचे ख़ासतौर पर शेखोव का इतना ज़्यादा असर है। गुलाम अब्बास ने उनको ट्रांसलेट किया, मंटो साहब ने किया और एडॉप्ट की वो टेक्निक, क्योंकि ये सारा कुछ एज सच हमारा नहीं है। दास्तान हम कहते हैं कि हमारी है, लेकिन दास्तानें अरबी से भी आई हैं, ईरान से भी आई हैं। तो अफसाना या नावल एज सच वो हमने बाहर से ही सीखा लोगों से। तो वो शेखोव आप देखें, रशियन लिटरेचर को बहुत ज़्यादा आपको बड़ा नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी है कि वो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वर्ल्ड लिटरेचर पे रशियन लिटरेचर का क्यों है उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो ऑब्वियस है चॉइसेस वो टॉल्स्टॉय है। दुनिया का सबसे बड़ा नावल उसको कहा जाता है, वॉर एंड पीस को। मुझे एना कारनीना ज़्यादा पसंद है, आप वो देख लीजिए। और अगर आप ज़रा से मुशक्क़त सह सकते हैं तो दोस्तोयेवस्की पढ़ें। और याद रखें कि जितने भी क्लासिक और बड़े नावल होते हैं वो इजी रीड नहीं होते। ये कहा जाता है ना कि जी ये बड़ी रवान असर है और जनाब यूँ पढ़ता चला जाता है, एक सफ़े से लेके पहला फिर ख़त्म करने को जी नहीं चाहता। कुछ नावल होते हैं बड़े ऐसे भी, लेकिन बेशतर जो है उनको ख़त्म करने को जी इसलिए चाहता है कि वो ज़रा आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, वो मुश्किल होते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आज से 20 साल 30 साल बाद आपको वो नावल, वो किताबें याद नहीं रहेंगी जो आपने आसानी से पढ़ी। आपको वही नावल याद रहेंगे जिनको पढ़ते हुए आपको कुछ दुश्वारी आई, और उसमें एक लुत्फ़ ही होता है। ये नहीं है कि आप मुश्किल में हैं तमाम वक्त, कि उसमें आपको मतलब रशियन नावल के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके 150 सफ़े जो हैं वो दिल पे जबर करके पढ़ने पड़ते हैं, मुश्किल है। लेकिन वंस यू आर इन इट फिर आप नहीं निकल सकते, फिर आप कहीं आ जा नहीं सकते। उसके बाद फ्रांस का बहुत अच्छा मोफ्सा जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा तर्जुमे हुए, पाकिस्तान में भी हमारे राइटर्स ने किए। यानी मोफ्सा और शेखोव का बहुत ज़्यादा, मोफ्सा बहुत आसान, मतलब कि कोई डिफ़िकल्ट राइटर नहीं है। इसी तरह फ्रांस के और भी जोला भी हैं, मतलब ला मिज़रेबल आप जानते हैं कितना मशहूर नावल है। और फिर आप अगर चले जाते हैं इंग्लैंड की तरफ, तो इंग्लैंड में भी अच्छे नावल हैं जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी रहतल जो है वो कॉलोनियल है, तो शायद हम ज़्यादा उसके साथ मुताबिकत महसूस कर सकें। और एक और बात कि रशियन नावल के साथ हम मुताबिकत इसलिए महसूस करते हैं कि कल्चरली, ये इन ब्रॉडर सेंस कह रहा हूँ, और इमोशनली ख़ास तौर पे हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम वेस्ट से उस तरह जुड़े हुए नहीं हैं। चुनांचे आप समझ लीजिए कि ये तो 2-4 रेफरेंसेस हैं, 1-2 मुल्कों के हवाले हैं, लेकिन पूरा साउथ अमेरिका जो है उसमें 100 Years of Solitude का जो है गार्सिया मार्केस, उसके 2-3 नावल जो बड़े हैं, ऑफ लव एंड अदर डीमंस, या मतलब है कि लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, या नोबडी राइट्स टू कर्नल, ये आप देख सकते हैं। और आखिर में अब वही है ना कि दुनिया को मैंने समेटना है कि अचीबे का एक नावल है अफ्रीकन, दैट इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन नावल जिसके ऊपर इम्पैक्ट यूरोप का नहीं है, द थिंग्स फॉल अपार्ट, अचीबे का। और उसका तर्जुमा पंजाबी में किया था अफजल एहसन रंधावा ने, और उसमें उसका था शायद टूट फूट या समथिंग उसका नाम था, टुट पज, यानी थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये लिटरेचर की दुनिया का ये समझ लें कि एक सरसरी सा जायज़ा था। बहुत शुक्रिया तार साहब। और मैं थोड़ा सा ऐड करते जाऊं कि तार साहब ने जब कंटेम्प्रेरी या जो मौजूदा दौर के नावल्स को गिनवाया, नावल निगारों को गिनवाया, उसमें कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी और अब्दुल्ला हुसैन, कुरतुल्लाह हैदर सब के नाम लिए, लेकिन मुस्तनसर हुसैन तार साहब का नाम नहीं लिया। तो वो ये नाम भी जो है ऐड कर लें, इनके नावल्स को भी ऐड कर लें। और इसके अलावा जितने भी उन्होंने नावल्स का नाम लिया, इनमें से अक्सर व बेशतर जो नावल्स हैं उनका तर्जुमा उर्दू में हो चुका है। तो अगर अंग्रेज़ी में दिक्कत हो तो उर्दू में, यानी उर्दू तर्जुमे की शक्ल में ये नावल जो हैं ये मुयस्सर हैं मार्केट में, तो ज़रूर पढ़िएगा। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और मुस्तनसर हुसैन तार साहब से कोई और सवाल पूछेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।
बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल फीवर की, जो कि पाकिस्तान में जुनून की हद तक बढ़ रहा है और मर्दों की तरह खवातीन फुटबॉलर्स भी अपना लोहा मनवाने में पेश नजर आ रही हैं, जिसके लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप 2024 का फाइनल राउंड इस्लामाबाद में जारी है और ये 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मुकाबले में कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और फाइनल राउंड में सर फहरिस्त 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून मलिक साहब, चेयरमैन PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये कि 2021 के बाद में देखा कि जो रवा मैचेस थे ये करवाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा और जिन सालों में ये मैचेस नहीं हो सके उसकी रीज़न क्या रही? और अगर हम देखें 2021 में डिपार्टमेंट्स जो थे वो भी शामिल थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि सिर्फ क्लब्स थे, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, सो 2021 में आखिरी दफ़ा है कि नेशनल वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप खेली जा रही थी और वो बीच में कुछ वजूहात की वजह से इंटरप्ट हो गई थी। वो आपको फिर याद होगा पाकिस्तान के लिए 2-1 साल सस्पेंशन रही, थोड़े मुश्किल हालात थे। तो इस साल हमने दोबारा नेशनल वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप शुरू किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मुल्क भर से 24 टीमों ने हिस्सा लिया है और ये तमाम वो क्लब टीम्स हैं जो मुकाबले में कम्पीट कर रही हैं। जहाँ तक तो डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है, आपने अभी देखा होगा कि डिपार्टमेंट्स का मेंस का एक टूर्नामेंट हमने अभी कंप्लीट कराया है। इसी तरह डिपार्टमेंट्स का वुमेंस का भी एक टूर्नामेंट होगा। तो डिपार्टमेंट और वुमेन आमतौर पे सेपरेटली ही खेलते हैं क्योंकि वो दोनों की नौयत फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप 2024 का लास्ट राउंड चल रहा है इस्लामाबाद में, 10 अगस्त को इसने ख़त्म होना है, उस पर क्या कहेंगे? जी, अव्वल तो ये कि मैं तमाम जो 8 टीमों जिन्होंने क्वालिफाई किया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी अच्छी कारकर्दगी पे। 8 तारीख को सेमीफाइनल्स हैं, 10 तारीख को फाइनल्स हैं और ये पाकिस्तान के जिन्ना स्टेडियम में खेले जाएंगे अंडर लाइट्स रात के टाइम में। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को, प्लेयर्स को, अपनी कौम को दावत दूंगा कि आएँ, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। ये आपकी टीम्स हैं, आपके लिए खेल रहे हैं सारी टीमें, तो प्लीज़ ज़रूर स्टेडियम में आके सपोर्ट करें। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, और क्या लगता है आपको इस टूर्नामेंट से निकलने वाला जो नया टैलेंट है वो पाकिस्तानी फुटबॉल टीम जो है उसमें शामिल हो पाएगा और कितनी मदद मिलेगी विमेंस फुटबॉल के फ़रोग में इस टूर्नामेंट की? हाँ, आई थिंक इसमें 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको याद होगा कि हमने नेशनल वुमेंस टीम को रीएक्टिवेट किया था 8 साल के बाद। तो अब माशाल्लाह वो खेल भी रहे हैं और इंटरनेशनली अच्छी परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी है। बल्कि हाल ही में उन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर का एक मुकाबला जीता, पहली दफ़ा। हम क्वालिफाई नहीं कर सके बट ये भी एक बहुत अच्छा कदम था। तो इन टूर्नामेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जिस तरह आपने कहा नई टैलेंट को असेस करने का मौका मिलता है और फिर यही प्लेयर्स जो हैं एथलीट्स ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल टीम्स में आके। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे हमें नए प्लेयर्स भी मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि उन प्लेयर्स को दुनिया भर में अपनी टैलेंट का और अपनी स्किल्स दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अक्टूबर में चैंपियनशिप साफ 2024 है उसमें कौमी वुमेन्स टीम की जो शिरकत है उसके वाला इस बताइएगा, करेगी शिरकत, क्या प्रिपरेशंस हैं? ये जो टूर्नामेंट शिरकत जहाँ तक ताल्लुक है जी, हमें उम्मीद है कि हम उसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। ये जो टूर्नामेंट है ये एक स्टेपिंग स्टोन है उसी के साथ के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें प्लेयर्स को एक दफ़ा दोबारा खेलने का मौका मिलता है कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। हमें भी नया टैलेंट आइडेंटिफाई होते हैं और यही जो प्लेयर्स हैं आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ अदर देन दिस चैम्पियनशिप क्या कर रहा है जो हमारा PFF वुमेन्स है फुटबॉल में ख़वातीन की को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर भी ज़रा देखें। एक तो जो बहुत ही यूनिक बात है वो ये है कि तकरीबन आज से 2 साल पहले हमने मेंस और वुमेन्स का तमाम सैलरी स्ट्रक्चर इक्वेट कर दिया था, इक्वल कर दिया था। तो जो हमारी वुमेन्स टीम्स हैं उनको भी वही मराद, वही बेनिफिट्स, वही कॉम्पनसेशन मिलती है जो मेंस टीम को मिलती है। और ये
मतलब बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है जिसको फीफा ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी फुटसॉल चैम्पियनशिप हाल ही में चल रही है और उसमें वुमेंस का भी एक सेपरेट हमने सेगमेंट बनाया हुआ है और एक्चुअली उसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स सामने आए हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखी है। इसी तरह हमारी जो वुमेंस टीम है वो जनवरी में भी मुकाबलों में हिस्सा लेंगी, अभी अक्टूबर में भी लेंगी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में। तो आई थिंक वुमेंस फुटबॉल के लिए फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है और मैं तमाम एथलीट्स को इनकरेज करूंगा कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। बिल्कुल ठीक है। और इस हवाले से प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, कोचिंग कैसी चल रही है? प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी ये जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा फिर इसके बाद कैंप्स का सिलसिला शुरू होगा जो नए टैलेंट आइडेंटिफाई है उनके साथ, एंड फिर उनमें से जो प्लेयर्स कैंप्स में आएंगे टीम में आएंगे वो फिर कैंप्स में मजीद हिस्सा लेते चले जाएंगे। ठीक है। और यानी कि हम भी प्रिपेयर्ड रहें कि सैफ वुमेन्स जो चैंपियनशिप है उसमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है और तैयारियां भरपूर है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। और सर शायकीन को आपने ऑलरेडी इनवाइट तो किया है, ज़रा और बताइएगा कि उनके एंटरटेनमेंट की क्या होगी और टाइमिंग्स जो मैचेस की है वो क्या होगी ताकि जो हर तबका हमारा वो आ सके और किस तरीके से जो 8 अगस्त है उस दिन हमारे सेमीफाइनल्स हैं, 2 सेमीफाइनल्स हैं, पहला 5 बजे और दूसरा 8 बजे। ये दोनों जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले जाएंगे जो आपारा के बिल्कुल सामने है। इसी तरह 10 तारीख को हमारा 3rd प्लेस का मैच है और फाइनल है और उसका भी टाइमिंग शाम के 5 बजे 3rd प्लेस का है और रात 8 बजे फाइनल का मुकाबला है। ये इवेंट टिकटेड नहीं है, एंट्री ओपन है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़रूर आएँ, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, अपनी टीमों को सपोर्ट करें और यही प्लेयर्स आगे नेशनल टीम्स में हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और सर हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? अभी तक आपको टीम में कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंट लग रही हैं कि आगे जाके जनाब नाम रोशन करने वाली हैं? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जो स्पेसिफिक प्लेयर तो नहीं, बट मैं ये देखता हूँ कि तमाम टीम्स बहुत जज्बे के साथ खेल रही हैं और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीम है हज़ारा कोयटा, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें वो ये फाइनल 8 में भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। उनकी मेरा ख्याल है एज प्रोफाइल भी बाकी टीमों से थोड़ी सी कम है। अच्छा। लेकिन उनमें जो स्पिरिट है, जो जिस एग्रेशन से वो लोग फील्ड में खेलते हैं, बहुत ही खुशी होती है उन्हें खेलता देख। अरे बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया हारून मलिक साहब, चेयरमैन PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी हैं आप, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, बड़ा अहम किरदार नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो अदा कर रही है। जनाब ज़रूर जाना है, जिस तरह से भी आपको बताया कि एंट्री फ्री है, आपने जाकर अपने जो कौमी हीरोज़ हैं, आपकी जो ख़वातीन हैं हमारी प्लेयर्स, उनको मोटिवेट करना है और ज़रूर जाना है। अपनी फैमिली के साथ जाइए और ज़रूर इसमें शिरकत कीजिए। जनाब क्लोजिंग का वक्त करीब हो गया है, लेकिन जाते जाते एक और अपडेट है जिस पर हमने बात करनी है। बरतानिया में बात करनी है, जो चाकू हमले हैं उसमें 3 बच्चियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे कई शहरों में अब फैल चुके हैं। पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं जबकि लाख को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। सोशल मीडिया पर साउथपोर्ट वाक़े से मुतालिक गलत मालूमात फैलाई गई और ये कहा गया कि हमलावर मुसलमान पनागज़ीन है और उसका ये रद्द अमल था जिसमें सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों की जानिब से साउथपोर्ट, लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रिस्टल और बहुत सारे शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए और मुजाहिरीन ने साउथपोर्ट में वाक़ एक मस्जिद पर पथराव भी किया और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए गए। शिमाल मशरक़ी शहर संडरलैंड में भी एक मस्जिद के बाहर खड़ी पुलिस पर ईंटें फेंकी गईं और ख़बर एजेंसी के मुताबिक 13 बरस में पहली बार है कि बरतानिया वसी पैमाने पर इस तरह के पुरतशद्दुद मुजाहरों की जद में है। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने अज़्म दोहराया है कि जो भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करेगा उसे कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, जब कुछ भी बाहर के ममालिक में ऐसा होता है तो डायरेक्ट सारा मलबा गिरा दिया जाता है मुसलमानों पर बिना किसी तहकीक के, और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर एक गलत किस्म की कैंपेन चलाई गई जिसके बाद से ये पुरतशद्दुद मुजाहरे वहाँ होने शुरू हुए और जितनी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये सब कुछ फेस करना वहाँ पर पड़ रहा है। ऑल्दो स्टेट जो है इन एक्शन, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी जो है मस्जिदों की भी उसे यकीनी बनाया जाएगा और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करेगा उसे कानून की पूरी ताकत का सामना भी करना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एक्सप्रेसो का हमारा वक्त खत्म हुआ है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।